फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम होती क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज डी एस? ये बेसिकली बात करते हैं किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। और फ्लक्स किसका? तो क्लोज्ड सरफेस एरिया का। जो सरफेस एरिया लिया जाना चाहिए वो क्लोज्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। देखो, हम लोग जानते हैं कि चार्ज की वजह से जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और चार्ज किसकी वजह से जनरेट होता है? तो चार्ज जनरेट होता है ड्यू टू डिफिशियंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज डेवलप होगा, चार्ज से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी क्लोज्ड सरफेस एरिया को क्रॉस करेंगी तो क्लोज्ड सरफेस एरिया और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हैं, ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस, ये बनता है टोटल फ्लक्स। एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो क्लोज्ड एरिया मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो बनता है मेरा फ्लक्स। और फ्लक्स की जो वैल्यू है वो चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस अपॉन अपसाइलन नॉट, वेयर अपसाइलन नॉट मीडियम। अपसाइलन नॉट क्या है? मीडियम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस मीडियम में निकल के जा रही हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किसी चार्ज से। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज। मैंने एक एरिया लिया है डीएस। इस डीएस एरिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वो बनता है फ्लक्स। ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी क्लोज्ड एरिया से पास करती हैं या एरिया ऑफ द क्लोज्ड सरफेस मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू दे देगा हमारे फ्लक्स की। ओके, और ये फ्लक्स होगा कितना? तो उस एरिया के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय उस एरिया का मीडियम क्या है। ठीक है, और मीडियम या तो कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा, या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है। डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं। ठीक है, ओके। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट, वेयर अपसाइलन नॉट इज द मीडियम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गाज भाई साहब बोल रहे हैं कि ये होता है फ्लक्स। और ये फ्लक्स है क्या, जरा देखो तो ये फ्लक्स किसी भी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना फ्लक्स। और ये फ्लक्स होना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी होनी चाहिए? प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। किसी चार्ज का प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, जो भी सरफेस एरिया जनरेट होगा। सरफेस एरिया की बात करने से पहले मैं जरा आपको बता दूं, सरफेस एरिया हमेशा जनरेट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट 2D होगा, या मतलब प्लेन में होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट 3D होगा। जरा देखिएगा, सरफेस एरिया जनरेटेड इन प्लेन, आइदर प्लेन और स्फीयर, स्पेस में होगा वो 3D। अब क्यूबॉइड स्पेस डायमेंशन में है। ओके, सिलेंडर लीनियर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम इसको। सिलेंडर हॉलो और सॉलिड सिलेंडर अभी बारी बारी से हम सबको देखेंगे। स्फीयर, हेमीस्फीयर में भी अगर कोई चार्ज आप रखोगे तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करता है। जरा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, मैं सरफेस एरिया के बारे में बात कर लूं। अगर आप एक क्यूब ले रहे हो तो क्यूब और इसकी लेंथ मान लो L है। ठीक है, क्यूब की लेंथ L है, इसमें कितने फेसेस होंगे? तो 6 फेस बनेंगे। ये टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट साइड, फ्रंट, बैक, टोटल 6 फेस बनेंगे। और अगर आपसे एक सरफेस का सरफेस एरिया बोले तो वो आता है L स्क्वायर। ये एरिया क्या होगा? L स्क्वायर होगा। 6 फेसेस हैं तो टोटल एरिया 6L स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आता है 6L स्क्वायर। जरा सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं। सरफेस एरिया हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, या तो वो सरफेस एरिया फ्लैट होगा या तो वो सरफेस एरिया कर्व होगा। जैसे सिलेंडर, अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में आपको 2 तरीके के एरिया मिलेंगे। एक उसके एंड पे मिलेगा फ्लैट सरफेस एरिया और थ्रू आउट द लेंथ वहां पे मिलेगा कर्व सरफेस एरिया। तो किसी भी स्पेस वाली डायमेंशन के अंदर 2 तरीके के सरफेस एरिया मिलते हैं, आइदर कर्व सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस एरिया। जैसे सिलेंडर में
दो फ्लैट सरफेस एरिया होंगे और एक कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर सिलेंडर की बात करता हूं, सिलेंडर का अगर रेडियस r मान लूं तो 2 पाई आर स्क्वायर ये बनेगा उसका फ्लैट सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा इसका 2 पाई आर इंटू एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर। स्फीयर के केस में सरफेस एरिया क्या आएगा, तो स्फीयर के केस में सरफेस एरिया आएगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना सिर्फ सरफेस एरिया की बात की जा रही है। स्फीयर है 3D ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका अगर सरफेस एरिया की बात करोगे तो वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्यूब हो चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो, सबका लेना क्या है मुझे, सरफेस एरिया ही लेना है, क्योंकि ये बात किसकी करता है, सरफेस एरिया। और इस सरफेस एरिया में प्रेजेंट क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से होंगी, तो चार्ज क्यू के वजह से होंगी, और इसीलिए लिखा जाता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क है, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी आता है, ठीक है। अगर आपसे फ्लक्स की बात करेगा तो चार्ज इनक्लोज्ड, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो टोटल चार्ज की बात कर रहा है पूरे सिस्टम में, चाहे वो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो या ना हो, दोनों चीजों की बात कर रहा है वो। ओके, जरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यूनिफॉर्म होगी तो वो ट्रीट की जाएगी ई कांस्टेंट, और ई इंटू डी एस, ये फ्लक्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो मुझे मिलेगा डिफरेंशियल पार्ट। कैलकुलस की हेल्प से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो। ओके, तो अब जरा देखो, अगर ये ds एरिया चेंज नहीं कर रहा है तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी। और इस चार्ज को, अगर इस प्लस क्यू को चार्ज को मान रहे हो तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आएंगी 3 डायमेंशनल स्पेस में। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये स्फीयर आप देख लीजिए, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर पे अगर इस प्लस क्यू के चार्ज को रख दिया जाए तो क्या उससे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या इस स्फीयर के सेंटर में प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड, तीनों डायरेक्शन में या 6 एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही होंगी? बिल्कुल सर, हो रही होंगी। लेकिन अगर ये स्फीयर है और हॉलो स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या आता है, स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर आया इसका सरफेस एरिया। अगर उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही होंगी तो ds पार्ट पे अगर मैं ये एरिया ले लूं, ds एक छोटा सा एरिया लिया है ds एरिया, तो जरा देखिए इस सेंटर से इस प्रोजेक्शन एरिया पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। अगर ये ds एरिया अंदर जाएगा तो फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ेगी, बाहर की ओर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होती जाएंगी, तो फ्लक्स भी चेंज कर जाएगा उस हिसाब से। अगर इस सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो मैंने कलर किया है, तो इस सरफेस एरिया ये बनेगा मेरा सरफेस एरिया। और अगर एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्या अब ये लाइन सेंटर से पास करेगी कि नहीं, ये वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो इट मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये 90 डिग्री यहां से बनाएगी और ये बनता है इसका एरिया वेक्टर। प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, चाहे सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर एरिया वेक्टर मेरा ये बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही तो आ रही हैं, तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या हुई, 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, cos 0 की वैल्यू आती है 1। ओके, तो
अगर स्फीयर लिया तो ये चीजें होंगी। अगर मैंने क्यूब ले लिया है तो क्या क्यूब में कितने फेस पाए जाएंगे? 6 फेस पाए जाएंगे और 8 होंगे इसके वर्टेक्स। 8 होते हैं वर्टेक्स, 6 बनती हैं इसकी फेस। मेरे को सरफेस एरिया लेके चलना है, वॉल्यूम से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का सरफेस एरिया दिस थिंग, स्फीयर हो गया तो उसका सरफेस एरिया दिस थिंग आ गया। ओके, अब मैं बात करता हूं जरा क्यूब की। क्यूब को मैंने, क्यूब कैसा डायमेंशन है? 3D डायमेंशन है, एक्सिस तीनों प्रेजेंट होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस का आपसे यूनिट वेक्टर बोलूं तो आप बताओगे सर आई कैप। वाई एक्सिस पे पूछूं तो वाई एक्सिस पे आएगा जे कैप, जेड एक्सिस पे पूछूं तो वो आएगा के कैप। ये यूनिट वेक्टर बना। सिमिलरली अगर एरिया वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो एरिया वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डीएस, ये बनेगा यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया वेक्टर। और इसकी यूनिट होगी 1 यूनिट का, और एरिया के परपेंडिकुलर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन अगर ये आएगी तो इस एरिया में एक फ्लक्स फाई बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। और वो कितना हो जाएगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई इंटू एल स्क्वायर फॉर सिंगल फेस, अगर कोई प्लस क्यू का चार्ज रखा गया यहां पे तो। ओके, अगर ये ओरिजिन शिफ्ट करके सेंटर में ला दें तो बनेंगे इसके 8 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। अगर प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है तो प्लेनर ऑब्जेक्ट में हम लोग 4 क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। याद रखना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसकी साइन के हिसाब से। लेकिन अगर ये स्पेस डायमेंशन बना तो क्या मुझे टोटल 8 क्वाड्रेंट मिल जाएंगे? और उन 8 क्वाड्रेंट में ये अगर आप क्यूब देखना चाहोगे तो क्यूब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्यूब का क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ओरिजिन को मैंने क्या माना है? ओरिजिन है इस क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पे, और ये पूरा क्यूब जो है वो बाहर की ओर आ रहा है, तो ओरिजिन ये बन गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट इसके जस्ट पीछे, थर्ड, फोर्थ और 4 नीचे वाले, टोटल 8 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 8 क्वाड्रेंट में वो पॉइंट या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी क्वाड्रेंट में देके आपसे डिजायर्ड वैल्यू को पूछ सकता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, और वेक्टर की एनालिसिस बहुत जरूरी होती है यहां पे। ओके, तो ये बना मेरा क्यूब। अब देखिए व्हाट इज प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया क्या होता है? मान लो आपका एरिया वेक्टर आया है कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पे इंटर करती, या मान लो एरिया वेक्टर इसका कुछ इस तरीके से होता। मैं एरिया वेक्टर को एन कैप से दिखा दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा था? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन मतलब उसकी शैडो। आप जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वहां पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप टार्च जलाइए, उसकी शैडो जो बनेगी वो वाली लेंथ, और वो आएगी कितनी? तो भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाएगी ई कॉस थीटा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई कॉस थीटा। प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आप देख ही रहे हो। अब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? थीटा के जो पास है वो कॉस है। अगर ये आपने लिया ई कॉस थीटा आ गया, तो ई कॉस थीटा और नॉर्मल वेक्टर जो होगा, अगर आप ई कॉस थीटा ये इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये हुई और एरिया वेक्टर ये आ रहा है, तो ई कॉस थीटा ये बनेगा कंपोनेंट मेरा, ई कॉस थीटा। अब जरा हम कुछ लीनियर ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑब्जेक्ट को लेके गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में होता है डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है वो टोटल चार्ज सिस्टम की वजह से जनरेट होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात करेगा तो आपने जितना चार्ज लिया है किसी स्फीयर के अंदर, उससे बाहर जितना फ्लक्स निकलेगा पर यूनिट एरिया में, वो होता है उसका फ्लक्स। ओके, जैसे मान लो मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया है, एक स्फीयर लिया है, स्फीयर का चार्ज है
स्फीयर के सेंटर पे प्लस क्यू का चार्ज दे दिया गया है। अगर ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो चार्ज भाग के पूरा कहाँ पे आएगा, सरफेस पे, और उस सरफेस से क्या ओरिजिनेट होंगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपसे पूछा जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, ओके, तो ये एक स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताना है। अगर मेरे को फ्लक्स पता लग जाए तो क्या मैं इसका आर रेडियस का सरफेस एरिया तो पता कर ही सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं इसका फ्लक्स जो होगा बाई गॉस थ्योरम, फ्लक्स फाई, ये जो होगा ये होगा क्यू इन अपॉन ये मीडियम जो बाहर है इसका परमिटिविटी क्या है, इसका मीडियम की परमिटिविटी क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट मान लो परमिटिविटी है यही है, तो फाई की वैल्यू क्या होती है, तो फाई होता है क्लोज इंटीग्रल। अब इस चार्ज को अगर आप क्लोज करोगे तो क्या वो एक स्फीयर जनरेट करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, अगर कोई प्लस क्यू का चार्ज इसके सेंटर पे होगा और इसको मुझे क्लोज करना होगा तो मुझे एक स्फीयर जनरेट करना पड़ेगा, और इस स्फीयर का सरफेस क्लोज इंटीग्रल क्या आएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू इन। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज पड़ा है, तो प्लस क्यू, साइन के साथ में लिखेंगे प्लस क्यू अपॉन मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू है, इतना तो आया फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं किस पे जा सकता हूं, पोटेंशियल पे, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ओके, चलो जरा इस रॉड लेता हूं, रॉड, और रॉड में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दी गई है अपने को, लैम्डा दी गई है, मतलब लैम्डा पर यूनिट में चार्ज इसके अंदर है। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग हुआ, ये इनफाइनाइट लॉन्ग हुआ, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या मुझे एक सिलेंडर लेना पड़ेगा कि नहीं, और अगर मैं एक सिलेंडर लेता हूं तो सिलेंडर का कौन सा एरिया आएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो क्योंकि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी, तो कर्व सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर पहुंचेंगी क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस एक्सिस पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट कोई होता है क्या लीनियर चार्ज का, लीनियर चार्ज में मैंने आपको बताया है लीनियर चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज जाती हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से आएंगे, इस एक्सिस पे कोई भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा कितना, तो वो होता है 2 पाई आर एल, अभी बताया 2 पाई आर एल, वेयर एल इज द लेंथ, आर इज द रेडियस। तो जरा फिर से गॉस लॉ लगाते हैं, तो गॉस लॉ क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड ई मुझे पता करनी है, डीए हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू इन, इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर्ड होगा, यही तो पूछ रहा है। अच्छा जी, लीनियर ऑब्जेक्ट है, लेमडा पर यूनिट चार्ज डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाई एल, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई ई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, जरा देखो, ये आ गई लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए। अब जरा देखते हैं 2D वाला ऑब्जेक्ट जहां पर मेरा क्या जनरेट होगा, सरफेस। ये सीट है और इस सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, ठीक है। इसको मुझे अगर कैलकुलेट करना होगा तो मैं सिंपली एक सिलेंडर लूंगा यहां पे, क्योंकि मैं सरफेस एरिया ही निकाल सकता हूं। एक सिलेंडर लूंगा और उस सिलेंडर को इंसर्ट कर दिया मैंने इस सीट के अंदर हाइपोथेटिकली, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कोई प्लेन सीट है आप ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट कर सकते नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर लिया मैंने, हॉलो सिलेंडर, और इसको इंसर्ट कर दिया है बिल्कुल बीचों बीच। अगर इसकी यहां से निकलने, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी निकाल के देखते हैं ये कैसे आता है। और ओके, तो फिर से लगाऊंगा मैं गॉस लॉ, ये वाला सरफेस एरिया होगा कितना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या इस डायरेक्शन में आ रही होंगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होंगी। क्या
परपेंडिकुलर या कर्व सरफेस एरिया पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस चार्ज शीट की वजह से? तो नहीं होंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। और ये कंपोनेंट किधर दिखा रहा है? अलोंग द शीट, वहां पे तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो यहां पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी वो यहां पे प्रेजेंट होंगी। और ये बनता है क्या इसका? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, एंगल cos 0 डिग्री। यहां पे एंगल, तो यहां पे एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर हैं? इस डायरेक्शन में होंगी। तो यहां पे फिर से एंगल cos 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA की वैल्यू क्या हो जाएगी? dA हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस इसकी r होगी तो पाई आर स्क्वायर इधर, इसका हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ये एरिया बना cos कितने डिग्री? cos 0 डिग्री। ये इसका फ्लक्स आया, ठीक है, प्लस इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E डॉट पाई आर स्क्वायर इंटू, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे और एरिया वेक्टर देखोगे तो ये आ रहा है cos 0। क्या आया? cos 0 डिग्री। ओके, और यहां पे क्या आएगा? थर्ड वाला, ये कर्व सरफेस एरिया पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी? नहीं होगी, लिख देता हूं मैं वो भी, प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट 2 पाई आर एल इंटू कॉस 90 डिग्री। तो ये तो टर्म हो गया मेरा 0। जरा देखो नेट, और ये किसके बराबर होगा? तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन क्या होगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आया cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, दोनों जुड़ गए। जुड़ने के बाद में मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। 2 टाइम्स इंटीग्रल E डॉट पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंस थी और ये कितना एरिया कवर कर रहा होगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर ही तो एरिया ये ले रहा होगा। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जरा देखो क्या आ रही है? पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यह आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑब्जेक्ट, तीनों की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन होता है कैसे? E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब मैं थोड़ा जेई और मेंस और एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, थोड़ा देखिए इसकी हेल्प से। ओके,